कोई और झंडा ले रहा है, यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रैक्टर से जो जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जंगे तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ ट्रैक्टर से जाएंगे ना तो दिल्ली फतेह होगी। देखो कल आपने देखा कि किस तरह वो नाच नचाया उनको, कोई उधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। गलती किसकी थी? मोदी की। आज देखो पूरी दुनिया में रुसवाई हुई है भारत की, हर जगह में जगह जगह हसाई हुई है। जिस भारत ने हमेशा दिन रात हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनकी गोदी मीडिया का 24 आवर हमारे खिलाफ एक ही प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में अक़लियत हो, ये हो गई, अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान ये हो गया। भाई अब पूरी दुनिया मान रही ना, CNN, BBC, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो आज आपका वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं वही सिखों के साथ क्या कर दिया। हम इसलिए जो हमारे जितने भी सिख लीडर हैं वो इस गलती को इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पहले कह चुके थे कि भाई ये जो लोग हैं ये जब यहाँ पे गुलाम है ये बनी है, ये जब आज़ाद होंगे तो तुम लोगों का ऐसा हशर होगा कि तुम लोग याद रखोगे अपने लिए अपनी रियासत चुनो। ये उनके अल्फाज थे सिखों के लिए। आज वो सारे सिख इस बात को तस्लीम करते कि जिन्ना साहब ठीक थे। मुर्दाबाद नहीं कह सकते भुल के भी पाकिस्तान नू, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भुल के भी पाकिस्तान नू। हम गलत थे। तो मैं आपको कहता हूँ कि जनाब साहब ने जो सोच रखी थी, जो नजरिया था उनका, आज देखो हशर क्या है। आज सिखों का उधर हशर क्या है, मुसलमानों का क्या है, दूसरे इवन जो हिंदू में दलित हैं, जो छोटी जात के हिंदू हैं, उनकी क्या हालत है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिन्ना साहब RSS के इस नजरिए को पहले ही भांप चुके थे। 1926 में जब ये बनी तो उनको पता था कि ये मामलात होंगे। उन्होंने इससे अलहदगी इसलिए अख्तियार की क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके जो इवन इन्होंने ऑफर की थी जिन्ना साहब को कि भाई आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए, नेहरू के बीच में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी फिर उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि आज हाँ हमें कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। एक आज़ाद रियासत क्या होती है वो आप कश्मीरियों से पूछिए, वो फ़लस्तीनियों से पूछिए, वो सिखों से पूछिए। ये आज हम अगर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, सीना तान कर फिर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट उस अजीम हस्ती जिन्ना साहब को जाती है। अगर वो ना होते तो आज यकीन माने कि हमारा भी वही असर होता। मैं उन्होंने ये कहना चाहता कि पूरा पाकिस्तान ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ही चैनल के एंकर पर्सन हरमीत सिंह। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भारत में जो मौजूदा सिचुएशन है करें, सिख जो एहतजाज करें, उस हवाले से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। हसनैन बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा अच्छा टॉपिक आप चुनते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए सर, आपने बात की कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि 6 महीनों से एक मुतनाज़ा बिल आप ले आते हैं, किसको खुश करने के लिए? उस सरमायादार तबके को खुश करने के लिए जो मोदी को इख्तिदार में लेके आए हैं। टाटा, अंबानी, ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, जो निचली ज़ातों को तबाह करके, जो अक़लियतों को तबाह करके ऊपर ये अपने इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और इनको अपने पैसे से गर्ज है। मोदी ने क्या किया? दाव लगा दिया हिंदुस्तान का। दाव किस लिए लगा? अब देखें जो सिचुएशन हुई, जो बदनामी हुई दुनिया भर में हुई, हिंदुस्तान की हुई, किसकी वजह से हुई? मोदी की वजह से हुई। मोदी RSS के उन नज़रियात पे कारबन है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जिसने मुसलमान का गुजरात में बेदर्दी से कत्ल किया। ये नज़रिया है। नज़रिए की मैं बात इसलिए करूँ कि मोदी तो उसका स्टूडेंट है ना। अच्छा, उसके बाद कश्मीर में कत्लेआम हुआ, सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ। ये चीज़ जो है ना, ये अब हिंदुस्तान को ले डूबेगी। जो हमारे खिलाफ लगे थे दिन रात, हमारे खिलाफ इनके तकरीबन इनके जो फेक वेबसाइट थे वो ऑलरेडी दुनिया के सामने आ गए। इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। आज सारी चीज़ें जो है रियलिटी सामने आ ही जाती है। अब आप देखें धरती जो है वो अगर सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, वो उसकी माँ होती है, धरती माता होती है। आपने सिखों की माँ पे हाथ डाला तो आप क्या समझते हैं कि आपने शेरों को जगा दिया। अब जब शेरों को जगा दिया तो अब आपने पंगा बहुत बुरा ले लिया है। आप समझते थे कि मैंने कश्मीरियों को फ़ौज के ज़रिए दबा दिया तो मैं सिखों को भी दबा दूँगा, मैं हर किस्म का बिल ले आऊँगा, यहाँ की अक़लियतों को और दबाता जाऊँगा और ये खामोश रहेंगे। खामोशी जब जितना भी आप दबाएंगे किसी को ना, उसका उतना ही रिएक्शन आएगा। ये देखें लाल किले पे आप देखो निशान साहब का लहराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचे कि कोई यहाँ से कहे जाए पार्लियामेंट पे कोई और झंडा लहरा है, यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रैक्टर से जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जंगे तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ ट्रैक्टर से जाएंगे ना तो दिल्ली फतेह होगी। देखो
कल आपने देखा कि किस तरह वो नाच नचाया उनको, कोई उधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। गलती किसकी थी? मोदी की पॉलिसियों की। जिस पॉलिसियों पे वो कर बंद है वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी खतरा है। इस वक्त आप देखें तो बॉम्बे में उसके खिलाफ लोग निकल आए हैं, दीगर लोग निकल क्यों आए? वजह यह है कि भाई जिस मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है इस वक्त भारत की मईशत का, आप देखें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस वक्त 6 महीने हो गए, 3 महीने तो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 6 महीने से मुख्तलिफ जगहों में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये प्रोटेस्ट आप ये देखें, जब किसान अनाज नहीं उगाएगा तो रोटी कैसे खाओगे? क्योंकि गंदम उगता है तो रोटी पकती है, रोटी पकती है तो आपका पेट भरता है। जब गंदम नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो पेट कैसे भरोगे? वैसे भी हिंदुस्तान में तो लोग भूखे मरते सोते हैं, आधी से ज्यादा आबादी उनकी भूखी सोती है। 6 महीने से कोई अनाज उगा नहीं है, फसलें उगी नहीं है, तो आने वाला जो दौर है वो ग़िज़ाई किल्लत का है, वो भयानक एक और चैप्टर आने वाला है। तो ये पॉलिसी जो होती है, हम हमेशा बात करते हैं कि टेबल टॉक करो, बात करो, लोगों से बात करो। हर जगह में अना जिद जो है ये ले डूबती है। और आज मोदी जो है, आज मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज मैं ये भी कहूं कि महात्मा गांधी अगर जिंदा होते, वो सोचते कि मेरा मुल्क जिसकी बुनियाद मैंने सेकुलर नजरियात पे रखी थी, जिसमें मैंने मुसलमान सिख सबको बोला था ये इक्वल होंगे, आज मेरा भारत किसके हाथों चला गया? मैं समझता हूँ उसकी आत्मा भी रोती होगी कि किस कसाई के हाथों मेरा भारत जो है वो बिक गया, और जिस तरह वो हशर नशर कर रहा है भारत का। लेकिन बात वही है कि जितना आप दबाएंगे लोगों को उतना ही होगा। आज देखो पूरी दुनिया में रुसवाई हुई है भारत की, हर जगह में जगह जगह साई हुई है। जिस भारत ने हमेशा दिन रात हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनकी गोदी मीडिया का 24 आवर हमारे खिलाफ एक ही प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में अक़लियतों ये हो गई, अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान ये हो गया। भाई अब पूरी दुनिया मान रही ना, CNN, BBC, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, वो आज आपका वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, वही सिखों के साथ क्या कर दिया। दबा तो आप रहे हो ना। इस वक्त देखो, ये नहीं समझो कि आपने सिख ने हत्ते हैं। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर है उनमें सिख बैठे हुए हैं। चाहे अमेरिका में कनाडा के वाइस जो PM है वो जगमीत सिंह है, उनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वो सिखों के पास बहुत बड़े हैं। UK में 40 बोरिस जॉनसन का इस वक्त आना था, रिपब्लिक डे पे आना था, लेकिन वहाँ के जो तनमनजीत सिंह है उसने खत लिखा, वहाँ से लॉर्ड से साइन कराया। 40 लोगों ने जो MPs थे, लॉर्ड्स थे, उन्होंने साइन करा के जो UK के PM उसको बोला कि आप नहीं जाएंगे, आप तौहीन करेंगे वहाँ पे किसानों की तौहीन करेंगे अगर आप रिपब्लिक डे पे जाएंगे। तो बोरिस जॉनसन को जो है वो रुकना पड़ा, वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उसको आज पता चल गया कि भाई इस वक्त दुनिया में जोर डाला जा रहा है, आपके हर जगह हर एम्बेसी के आगे कश्मीरी और सिख जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है आगे फ्यूचर के लिए। अब भारत में जो एहतजाज हो रहा है, सिख कम्युनिटी जो एहतजाज करी है, भारतीय तिरंगा भारतीय परचम जलाया जा रहा है, खालिस्तान की तहरीक के बारे में क्या कहते हैं और इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जो सिचुएशन क्रिएट की है मोदी ने, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, खालिस्तान तहरीक आपने दोबारा शुरू कर दी। वो आए थे किसान अपने मुतनाज़ बिल को ख़त्म करने के लिए 24 आवर। ये देखो भाई, ये ध्यान से देखो, ये है पाकिस्तानी, इनको फंडिंग और ये खालिस्तानी है। अब क्या कर दिया आपने? ये कर दिया कि उस किसान में मुसलमान भी थे, उस किसान में हिंदू भी थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। किसान सिर्फ सिख नहीं है, हाँ मेजॉरिटी सिख है, लेकिन आपने उन पे पहले से ही लगा दिया कि ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी को पाकिस्तान फंडिंग करता है। जब आपने उन पे इल्ज़ाम ही लगा दिया, जो उस मुल्क के भासी हैं, आपने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो फिर तो आपने खालिस्तान की तहरीक तो ऑलरेडी दोबारा शुरू कर दी। जब आप अपने लोगों को मानने से इनकारी हैं कि भाई ये हमारे हिंदुस्तानी नहीं है, तो फिर वो भाड़ में जाए फिर ऐसा हिंदुस्तान। फिर तो वही कहेंगे कि भाई इससे बेटर है कि हमें कोई मानने को इनका तैयार नहीं है, तो उससे साइड पे हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। जब आपने कल देखा कि लाल किले पे, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि लाल किले पे जाके निशान साहब लहराता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। हिंदुस्तान ने ये गलतियां, मैं ये बार बार आपके एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि इस किस्म की जो गलतियां हैं, जब तक ये भारत दोहराता जाएगा, कश्मीर, नागालैंड, खालिस्तान, तमिलनाडु, ये जितने इलाके हैं ना,
टूट बिखर जाएगा ये सारा कुछ। तो अब ये सिचुएशन आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता, अब देखो चिंगारी लगी है, चिंगारी अब थोड़ा मोदी ने चिंगारी को बुझाने की बहुत कोशिश की पुलिस की मदद से, लेकिन सिख कंट्रोल में नहीं आए, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, आप मैं वही कहता हूँ, बात होती है टेबल टॉक, मुफाहमत से आप बिठाएं, उनसे बात करें कि भाई ये पॉलिसी है, आप उनको समझाएं। 10 बार इनके से ज़ायद जो है वो राब्ते नाकाम हो चुके हैं। अब जब उनको आपको समझ आ रहा है कि भाई ये किसान हटने वाले नहीं है, और एक और चीज़, ये वही किसान थे जिन्होंने मोदी को इख्तिदार में ले आए, ठीक है, क्योंकि किसान का एक बहुत बड़ा वोट है। आज वो किसान आपसे नाला हो गए, आपकी तो बड़ी वोट बैंक यहाँ से ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये, जब वो तैयार नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि भाई जो सरकारी मंडियाँ हैं वो उनको बहाल कर दिए, जो तो अब बहाल करते। जब आपको पता चल रहा है कि जो किसान नहीं राज़ी हो रहा है, जो पूरे भारत को खिला रहा है, तो आप उन पर इल्ज़ामात की, यार इससे और क्या चीज़ हो सकती है कि आपने पूरे दहशतगर्द, आपको याद नहीं होगा कि वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें मुसलमानों के साथ जुल्म करने के लिए आरएसएस के गुंडों को भेजा गया था, और उन्होंने कितने पुरतशद्दुद वाक़यात उसमें आए थे। इसी तरह इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन सिख चौकन्ना इसलिए थे कि बार बार उनको पता था कि बार बार ये अटैक हम पे कर चुके हैं, मुसलमानों पे कर चुके हैं, सिखों पे कर चुके हैं। गुजरात का वाक़या था, आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि गुजरात में मुझे कोलालमपुर में एक मुसलमान मुझे मिला, तो उसने मुझे झप्पी मारी और मुझे कहा, सरदार साहब बात यह है कि मैं इसलिए आपसे गले मिल रहा हूँ कि गुजरात में हम लोग अगर थोड़े बहुत बचे हैं तो आप लोग इस वजह से बचे हैं। तो मैंने कहा वाक़या क्या था? अब वाक़या ये था कि गुजरात में हर मुसलमान के घर पे ज़रब का निशान लगाया गया था कि सुबह इनको ख़त्म करना है। ये ज़रब का निशान जब सिखों ने देखा है तो उनको 1984 याद आ गया कि 84 में जिन जिन घरों पे ज़रब के निशान लगे थे वो सिखों के थे, और वो सुबह सारे घर जला दिए गए थे। तो सिखों को अंदाज़ा हो गया कि अब मुसलमानों की बारी है कल। तो सिखों ने क्या किया, किसी को गुरुद्वारे लेके गए, किसी को अपने अपने घर लेके गए, जिनसे जितना उनसे हो सका उन्होंने मुसलमानों को बचाया, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रब लगा था वो सारे घर जला दिए गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिखों को अब अंदाज़ा था कि ये इस किस्म की गेम खेलने वाले हैं। जब खेलने वाले तो वो चौकन्ना थे। वो जो टेररिस्ट पकड़ा गया, वो जो आरएसएस का गुंडा पकड़ा गया, वो कौन था? वो रॉ का एजेंट था कि एसएचओ कैसे, अगर थाने में एक बंदा जाता है, अगर थाने का एम्प्लॉयर है, तो वो चेहरे पे तो पट्टी नहीं लेके जाएगा ना, वो जाएगा खुल के भाई मैं एसएचओ हूं। लेकिन वो था रा का एजेंट, आरएसएस का बंदा था, और उसने 4 सिखों को जो लीडर थे उनको शूट करना था, गेम को पलटा देनी थी, सारी गेम खराब करनी थी। लेकिन अच्छा हुआ सिखों ने उसको पकड़ के खुद ले आया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे कराई। इवन गोदी मीडिया उसमें शामिल नहीं था, सिखों के अपने चैनल शामिल थे, जो पंजाबी चैनल है, जो यूके चैनल है, जो 24 है, 84 है, इस किस्म के चैनल ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बिठा के भाई ये हम पे हमला करने आए थे। उसने खुद बताया मैं गवर्नमेंट का बंदा हूं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे भाई के जब तक आप लोगों को दबाएंगे, कौमों को दबाएंगे, नुकसान आपका अपना होगा। कायद आज़म का जो नज़रिया था उस हवाले से बता दें। कायद आज़म ने नज़रिया दिया मुसलमानों को अलग वतन बनाने का, सिखों को, तो आज ये नज़रिया क्या सिख कबूल करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती सिखों से उस वक्त हुई क्योंकि लीडर का फुकदान था। भगत सिंह को इसलिए शहीद करवाया, रास्ते से महात्मा गांधी ने हटाया क्योंकि वो लीडर बनने वाला था। 23 साल का लड़का जिसने मजमा खड़ा कर दिया था, लोगों का इनकलाब लेके आया था, उसको तो रास्ते से हटाना था। अगर वो ना हटाते तो ज़ाहिर बात है कि सिखों का अपनी एक स्टेट रियासत होती, उसको हटा दिया। मास्टर तारा सिंह जो सिख, मैं उसको सिख मानता ही नहीं हूँ कि उसने धोखा किया सिखों के साथ, उसको बना के आगे लेके आए वो, और जो हशर हुआ सिखों का। आज हम इसलिए, जो हमारे जितने भी सिख लीडर हैं, वो इस गलती को इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पहले कह चुके थे कि भाई ये जो लोग हैं, ये जब अब गुलाम है, ये बनी है, ये जब आज़ाद होंगे तो तुम लोगों का ऐसा हशर होगा कि तुम लोग याद रखोगे, अपने लिए अपनी रियासत चुनो। ये उनके अल्फाज थे सिखों के लिए। आज वो सारे सिख इस बात को तस्लीम करते कि जिन्ना साहब ठीक थे, हम गलत थे। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिन्ना साहब ने जो सोच रखी थी, जो नज़रिया था उनका, आज देखो हशर क्या है। आज सिखों का उधर हशर क्या है, मुसलमानों का क्या है, दूसरे इवन जो हिंदू में दलित है, जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं, उनकी क्या हालत है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिन्ना साहब आरएसएस के इस नज़रिए को पहले ही भांप चुके थे। 1926 में जब ये बनी तो उनको पता था कि ये मामलात होंगे। उन्होंने इससे अलहदगी इसलिए अख्तियार की क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके जो, इवन इन्होंने ऑफ़र की थी जिन्ना साहब को कि भाई आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए, नेहरू के बीच में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी फिर उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि आज हाँ,
हमें कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। एक आज़ाद रियासत क्या होती है वो आप कश्मीरियों से पूछिए, वो फ़लस्तीनियों से पूछिए, वो सिखों से पूछिए। ये आज हम अगर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, सीना तान कर फिर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट उस अजीम हस्ती जिन्ना साहब को जाती है। अगर वो ना होते तो आज यकीन माने कि हमारा भी वही अशर होता, हम भी वही बुरे हालात से गुजरते। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। जितने भी आप करेंगे, जिस पोजीशन पे बंदा बैठा है, आप हैं, मैं हूँ, जो भी है, वट एवर, हमने काम करना है अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए काम करना है। चढ़ते पंजाब दे पंजाबी भाइयों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? और मैं उन्होंने ये कहना चाहता कि पूरा पाकिस्तान ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। अगर ज़रूरत पई तो साड़ी फौज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। लाल कल्ले पे आप देखो निशान साहब का लहराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचे कि कोई यहाँ से कहे जाए पार्लियामेंट पे कोई और झंडा लहरा है, यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रैक्टर से जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जंगी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ ट्रैक्टर से जाएंगे ना तो दिल्ली फतेह होगी। देखो कल आपने देखा कि किस तरह वो नाच नचाया उनको, कोई उधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। गलती किसकी थी? मोदी की। आज देखो पूरी दुनिया में रुसवाई हुई है भारत की, हर जगह में जगह जगह हंसाई हुई है। जिस भारत ने हमेशा दिन रात हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनकी गोदी मीडिया का 24 आवर हमारे खिलाफ एक ही प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में अक़लियत हो, ये हो गई, अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान ये हो गया। भाई अब पूरी दुनिया मान रही ना, CNN, BBC, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, वो आज आपका वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं वही सिखों के साथ क्या कर दिया। हम इसलिए जो हमारे जितने भी सिख लीडर हैं वो इस गलती को इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पहले कह चुके थे कि भाई ये जो लोग हैं, ये जब अब गुलाम है, ये बनी है, ये जब आज़ाद होंगे तो तुम लोगों का ऐसा हशर होगा कि तुम लोग याद रखोगे, अपने लिए अपनी रियासत चुनो। ये उनके अल्फाज थे सिखों के लिए। आज वो सारे सिख इस बात को तस्लीम करते कि जिन्ना साहब ठीक थे। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ। हम गलत थे। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिन्ना साहब ने जो सोच रखी थी, जो नजरिया था उनका, आज देखो हशर क्या है। आज सिखों का उधर हशर क्या है, मुसलमानों का क्या है, दूसरे इवन जो हिंदू में दलित है, जो छोटी जात के हिंदू हैं, उनकी क्या हालत है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिन्ना साहब RSS के इस नजरिए को पहले ही भांप चुके थे। 1926 में जब ये बनी तो उनको पता था कि ये मामलात होंगे। उन्होंने इससे अलहदगी इसलिए अख्तियार की क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके जो इवन इन्होंने ऑफर की थी जिन्ना साहब को कि भाई आप वज़ीर आज़म भी बन जाए, नेहरू के बीच में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी फिर उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि आज हाँ, हमें कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। एक आज़ाद रियासत क्या होती है वो आप कश्मीरियों से पूछिए, वो फ़लस्तीनियों से पूछिए, वो सिखों से पूछिए। ये आज हम अगर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, सीना तान कर फिर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट उस अजीम हस्ती जिन्ना साहब को जाती है। अगर वो ना होते तो आज यकीन माने कि हमारा भी वही अशर होता। मैं उन्होंने ये कहना चाहता कि पूरा पाकिस्तान ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। अगर ज़रूरत पई तो साड़ी फौज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ही चैनल के एंकर पर्सन हरमीत सिंह। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भारत में जो मौजूदा सिचुएशन है, करें सिख जो एहतजाज करें, उस हवाले से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सत श्री अकाल असलैन, बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा अच्छा टॉपिक आप चुनते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए सर, आपने बात की कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि 6 महीनों से एक मुतनाज़ बिल आप ले आते हैं, किसको खुश करने के लिए? उस सरमायादार तबके को खुश करने के लिए जो मोदी को इक़्तिदार में लेके आए हैं। टाटा, अंबानी, ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, जो निचली ज़ातों को तबाह करके, जो अक़लियतों को तबाह करके ऊपर ये अपने इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और इनको अपने पैसे से गर्ज है। मोदी ने क्या किया? दाव लगा दिया हिंदुस्तान का। दाव किस लिए लगा? अब देखें जो सिचुएशन हुई, जो बदनामी हुई दुनिया भर में हुई, हिंदुस्तान की हुई, किसकी वजह से हुई? मोदी की वजह से हुई। मोदी RSS के उन नज़रियात पे कारबन है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जिसने मुसलमान का गुजरात में बेदर्दी से कत्ल किया। ये नज़रिया है। नज़रिए की मैं बात इसलिए करूँ कि मोदी तो उसका स्टूडेंट है ना। अच्छा, उसके बाद कश्मीर में कत्लेआम हुआ, सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ। ये चीज़ जो है ना, ये अब हिंदुस्तान को ले डूबेगी। जो हमारे खिलाफ लगे थे दिन रात, हमारे खिलाफ इनके तकरीबन इनके जो फेक वेबसाइट थे,
وہ آلریڈی دنیا کے سامنے آ گئے, انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا. آج ساری چیزیں جو ہیں ریالٹی سامنے آئی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں دھرتی جو ہے وہ اگر سکھ ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, وہ اس کی ماں ہوتی ہے, دھرتی ماتا ہوتی ہے. آپ نے سکھوں کی ماں پہ ہاتھ ڈالا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے شیروں کو جگا دیا. جب شیروں کو جگا دیا تو اب آپ نے پنگا بہت برا لے لیا ہے. آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کشمیریوں کو فوج کے ذریعے دبا دیا تو میں سکھوں کو بھی دبا دیوں گا, میں ہر قسم کا بل لے آؤں گا, یہاں کی اقلیتوں کو اور دباتا جاؤں گا اور یہ خاموش رہیں گے. خاموشی جتنا بھی آپ دبائیں گے کسی کو نا, اس کا اتنا ہی ریئیکشن آئے گا. یہ دیکھیں لال قلعے پہ آپ دیکھو نشان صاحب کا لہرانا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ کوئی یہاں سے کہے جائے پارلیمنٹ پہ کوئی اور جھنڈا لے رہا ہے, یار یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹریکٹر سے جو یہ سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لمبی چوڑی جنگیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم صرف ٹریکٹر سے جائیں گے نا تو دلی فتح ہوگی. دیکھو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ناچ نچایا ان کو, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. غلطی کس کی تھی؟ مودی کی پالیسیوں کی. جس پالیسیوں پہ وہ کاربند ہے وہ ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے بھی خطرہ ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو بامبے میں اس کے خلاف لوگ نکل آئے ہیں, دیگر لوگ نکل کیوں آئے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی جس معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس وقت بھارت کی معیشت کا, آپ دیکھیں. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس وقت 6 مہینے ہو گئے, 3 مہینے تو یہ دلی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, 6 مہینے سے مختلف جگہوں میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اب یہ پروٹیسٹ آپ یہ دیکھیں, جب کسان اناج نہیں اگائے گا تو روٹی کیسے کھاؤ گے؟ کیونکہ گندم اگتا ہے تو روٹی پکتی ہے, روٹی پکتی ہے تو آپ کا پیٹ بھرتا ہے. جب گندم نہیں ہوگے گا, اناج نہیں ہوگے گا تو پیٹ کیسے بھرو گے؟ ویسے بھی ہندوستان میں تو لوگ بھوکے مرتے سوتے ہیں, آدھی سے زیادہ آبادی ان کی بھوکی سوتی ہے. 6 مہینے سے کوئی اناج اگا نہیں ہے, فصلیں اگی نہیں ہے. تو آنے والا جو دور ہے وہ غذائی قلت کا ہے, وہ بھیانک ایک اور چیپٹر آنے والا ہے. تو یہ پالیسی جو ہوتی ہے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کرو, بات کرو, لوگوں سے بات کرو. ہر جگہ میں انا ضد جو ہے یہ لے ڈوبتی ہے. اور آج مودی جو ہے, آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ہندوستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے, یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور آج میں یہ بھی کہوں کہ مہاتما گاندھی اگر زندہ ہوتے, وہ سوچتے کہ میرا ملک جس کی بنیاد میں نے سیکولر نظریات پہ رکھی تھی, جس میں میں نے مسلمان سکھ سب کو بولا تھا یہ ایکول ہوں گے, آج میرا بھارت کس کے ہاتھوں چلا گیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی آتما بھی روتی ہوگی کہ کس قصائی کے ہاتھوں میرا بھارت جو ہے وہ بک گیا, اور جس طرح وہ حشر نشر کر رہا ہے بھارت کا. لیکن بات وہی ہے کہ جتنا آپ دبائیں گے لوگوں کو اتنا ہی ہوگا. آج دیکھو پوری دنیا میں رسوائی ہوئی ہے بھارت کی, ہر جگہ میں جگہ جگہ ہسائی ہوئی ہے. جس بھارت نے ہمیشہ دن رات ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا, ان کی گودی میڈیا کا 24 آور ہمارے خلاف ایک ہی پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان میں اقلیت ہو, یہ ہو گئی, اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پاکستان یہ ہو گیا. بھائی اب پوری دنیا مان رہی نا, CNN, BBC, دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے چینل ہیں وہ آج آپ کا وہ ڈاکومنٹری دکھا رہے ہیں, وہی سکھوں کے ساتھ کیا کر دیا. دبا تو آپ رہے ہو نا. اس وقت دیکھو یہ نہیں سمجھو کہ آپ نے سکھ نے ہتھے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو دنیا کی بڑی بڑی پاور ہیں ان میں سکھ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے امریکہ میں کینیڈا کے وائس جو PM ہیں وہ جگمیت سنگھ ہے, ان کی جو انٹیریئر منسٹری وہ سکھوں کے پاس بہت بڑے ہیں. UK میں 40 بورس جانسن کا اس وقت آنا تھا, ریپبلک ڈے پہ آنا تھا, لیکن وہاں کے جو تنمنجیت سنگھ ہے اس نے خط لکھا, وہاں سے لارڈ سے سائن کرایا. 40 لوگوں نے جو MPs تھے, لارڈس تھے, انہوں نے سائن کرا کے جو UK کے PM اس کو بولا کہ آپ نہیں جائیں گے, آپ توہین کریں گے وہاں پہ کسانوں کی توہین کریں گے اگر آپ ریپبلک ڈے پہ جائیں گے. تو بورس جانسن کو جو ہے وہ رکنا پڑا, وہ نہیں آئے. وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس وقت دنیا میں زور ڈالا جا رہا ہے. آپ کے ہر جگہ ہر ایمبیسی کے آگے کشمیری اور سکھ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے آگے فیوچر کے لیے. اب بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے, سکھ کمیونٹی جو احتجاج کری ہے, بھارتی ترنگا بھارتی پرچم جلایا جا رہا ہے, خالصتان کی تحریک کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ جو سچویشن کریٹ کی ہے مودی نے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خالصتان تحریک آپ نے دوبارہ شروع کر دی. وہ آئے تھے کسان اپنے متنازع بل کو ختم کرنے کے لیے 24 آور. یہ دیکھو بھئی, یہ دھیان سے دیکھو, یہ ہے پاکستانی, ان کو فنڈنگ اور یہ خالصتانی ہے. اب کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کر دیا کہ اس کسان میں مسلمان بھی تھے, اس کسان میں ہندو بھی تھے, مختلف مذاہب کے لوگ تھے. کسان صرف سکھ نہیں ہے, ہاں میجورٹی سکھ ہے,
لیکن آپ نے ان پہ پہلے سے ہی لگا دیا کہ یہ پاکستانی اور خالصتانی ان کو پاکستان فنڈنگ کرتا ہے. جب آپ نے ان پہ الزام ہی لگا دیا جو اس ملک کے باسی ہیں, آپ نے ان پہ الزام لگا دیا, تو پھر تو آپ نے خالصتان کی تحریک تو آلریڈی دوبارہ شروع کر دی. جب آپ اپنے لوگوں کو ماننے سے انکاری ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ہندوستانی نہیں ہے, تو پھر وہ بھاڑ میں جائے پھر ایسا ہندوستان. پھر تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی اس سے بیٹر ہے کہ ہمیں کوئی ماننے کو ان کا تیار نہیں ہے, تو اسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. جب آپ نے کل دیکھا کہ لال قلعے پہ, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ لال قلعے پہ جا کے نشان صاحب لہراتا ہے. یہ بہت بڑا تھریٹ ہے. ہندوستان نے یہ غلطیاں, میں یہ بار بار آپ کے ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس قسم کی جو غلطیاں ہیں جب تک یہ بھارت دہراتا جائے گا, کشمیر, ناگالینڈ, خالصتان, تامل ناڈو, یہ جتنے علاقے ہیں نا, یہ ٹوٹ بکھر جائے گا یہ سارا کچھ. تو اب یہ سچویشن آپ کے سامنے آہستہ آہستہ, اب دیکھو چنگاری لگی ہے, چنگاری اب تھوڑا مودی نے چنگاری کو بجانے کی بہت کوشش کی پولیس کی مدد سے, لیکن سکھ کنٹرول میں نہیں آئے. تو اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اب میں وہی کہتا ہوں, بات ہوتی ہے ٹیبل ٹاک, مفاہمت سے آپ بٹھائیں, ان سے بات کریں کہ بھائی یہ پالیسی ہے, آپ ان کو سمجھائیں. 10 بار ان کے سے زائد جو ہیں وہ رابطے ناکام ہو چکے ہیں. اب جب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی یہ کسان ہٹنے والے نہیں ہیں, اور ایک اور چیز, یہ وہی کسان تھے جنہوں نے مودی کو اقتدار میں لے آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ کسان کا ایک بہت بڑا ووٹ ہے. آج وہ کسان آپ سے نالا ہو گئے, آپ کی تو بڑی ووٹ بینک یہاں سے ختم ہو گئی. دوسری بات یہ, جب وہ تیار نہیں ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو سرکاری منڈیاں ہیں وہ ان کو بحال کر دیے, جو تو اب بحال کر دیں. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو کسان نہیں راضی ہو رہا ہے, جو پورے بھارت کو کھلا رہا ہے, تو آپ ان پہ الزامات کی, یار اس سے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے پورے دہشت گرد, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل آیا تھا, اس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے RSS کے گنڈوں کو بھیجا گیا تھا, اور انہوں نے کتنے پرتشدد واقعات اس میں آئے تھے. اسی طرح انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن سکھ چوکنا اس لیے تھے کہ بار بار ان کو پتا تھا کہ بار بار یہ اٹیک ہم پہ کر چکے ہیں, مسلمانوں پہ کر چکے ہیں, سکھوں پہ کر چکے ہیں. گجرات کا واقعہ تھا, آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ گجرات میں مجھے کوالالمپور میں ایک مسلمان مجھے ملا, تو اس نے مجھے جھپی ماری اور مجھے کہا, سردار صاحب بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ سے گلے مل رہا ہوں کہ گجرات میں ہم لوگ اگر تھوڑے بہت بچے ہیں تو آپ لوگ اس وجہ سے بچے ہیں. تو میں نے کہا واقعہ کیا تھا؟ اب واقعہ یہ تھا کہ گجرات میں ہر مسلمان کے گھر پہ ضرب کا نشان لگایا گیا تھا کہ صبح ان کو ختم کرنا ہے. یہ ضرب کا نشان جب سکھوں نے دیکھا ہے تو ان کو 1984 یاد آ گیا کہ 84 میں جن جن گھروں پہ ضرب کے نشان لگے تھے وہ سکھوں کے تھے, اور وہ صبح سارے گھر جلا دیے گئے تھے. تو سکھوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی باری ہے کل. تو سکھوں نے کیا کیا, کسی کو گردوارے لے کے گئے, کسی کو اپنے اپنے گھر لے کے گئے, جن سے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے مسلمانوں کو بچایا. لیکن جہاں جہاں ضرب لگا تھا وہ سارے گھر جلا دیے گئے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سکھوں کو اب اندازہ تھا کہ یہ اس قسم کی گیم کھیلنے والے ہیں. جب کھیلنے والے تو وہ چوکنا تھے. وہ جو ٹیررسٹ پکڑا گیا, وہ جو RSS کا غنڈہ پکڑا گیا, وہ کون تھا؟ وہ رو کا ایجنٹ تھا. کہ SHO کیسے, اگر تھانے میں ایک بندہ جاتا ہے, اگر تھانے کا امپلائر ہے, تو وہ چہرے پہ تو پٹی نہیں لے کے جائے گا نا, وہ جائے گا کھل کے بھائی میں SHO ہوں. لیکن وہ تھا را کا ایجنٹ, RSS کا بندہ تھا, اور اس نے 4 سکھوں کو جو لیڈر تھے ان کو شوٹ کرنا تھا, گیم کو پلٹا دینی تھی, ساری گیم خراب کرنی تھی. لیکن اچھا ہوا سکھوں نے اس کو پکڑ کے خود لے آئے, خود پریس کانفرنس اس سے کرائی. ایون گودی میڈیا اس میں شامل نہیں تھا, سکھوں کے اپنے چینل شامل تھے, جو پنجابی چینل ہے, جو UK چینل ہے, جو 24 ہے, 84 ہے, اس قسم کے چینلوں نے اس کو پریس کانفرنس میں اس کو بٹھا کے بھئی یہ ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے. اس نے خود بتایا میں گورنمنٹ کا بندہ ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ جب تک آپ لوگوں کو دبائیں گے, قوموں کو دبائیں گے, نقصان آپ کا اپنا ہوگا. قائد اعظم کا جو نظریہ تھا اس حوالے سے بتا دیں. قائد اعظم نے نظریہ دیا مسلمانوں کو الگ وطن بنانے کا, سکھوں کو, تو آج یہ نظریہ کیا سکھ قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی غلطی سکھوں سے اس وقت ہوئی کیونکہ لیڈر کا فقدان تھا. بھگت سنگھ کو اس لیے شہید کروایا, راستے سے مہاتما گاندھی نے ہٹایا کیونکہ وہ لیڈر بننے والا تھا. ایک 23 سال کا لڑکا جس نے مجمع کھڑا کر دیا تھا, لوگوں کا انقلاب لے کے آیا تھا, اس کو تو راستے سے ہٹانا تھا. اگر وہ نہ ہٹاتے تو ظاہری بات ہے کہ سکھوں کا اپنی ایک اسٹیٹ ریاست ہوتی, اس کو ہٹا دیا. ماسٹر تارا سنگھ جو سکھ, میں اس کو سکھ مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس نے دھوکہ کیا ہے سکھوں کے ساتھ, اس کو بنا کے آگے لے کے آئے وہ, اور جو حشر ہوا سکھوں کا. آج ہم اس لیے, جو ہمارے جتنے بھی سکھ لیڈر ہیں, وہ اس غلطی کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کہہ چکے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں, یہ جب اب غلام ہیں, یہ بڑی ہیں, یہ جب آزاد ہوں گے تو تم لوگوں کا ایسا حشر ہوگا کہ تم لوگ یاد رکھو گے, اپنے لیے اپنی ریاست چنو. یہ ان کے الفاظ تھے سکھوں کے لیے. آج وہ سارے سکھ اس بات کو تسلیم کرتے کہ جناح صاحب ٹھیک تھے,
हम गलत थे। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिनाह साहब ने जो सोच रखी थी, जो नजरिया था उनका, आज देखो हशर क्या है। आज सिखों का उधर हशर क्या है, मुसलमानों का क्या है, दूसरे इवन जो हिंदू में दलित हैं, जो छोटी जात के हिंदू हैं, उनकी क्या हालत है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिनाह साहब आरएसएस के इस नजरिए को पहले ही भांप चुके थे। 1926 में जब ये बनी तो उनको पता था कि ये मामलात होंगे। उन्होंने इससे अलहदगी इसलिए अख्तियार की क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके जो इवन इन्होंने ऑफर की थी जिनाह साहब को कि भाई आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए, नेहरू के बीच में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी फिर उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि आज हाँ, हमें कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। एक आज़ाद रियासत क्या होती है वो आप कश्मीरियों से पूछिए, वो फ़लस्तीनियों से पूछिए, वो सिखों से पूछिए। ये आज हम अगर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, सीना तान कर फिर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट उस अजीम हस्ती जिनाह साहब को जाती है। अगर वो ना होते तो आज यकीन माने कि हमारा भी वही अशर होता, हम भी वही बुरे हालात से गुजरते। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। जितने भी आप करेंगे, जिस पोजीशन पे बंदा बैठा है, आप हैं, मैं हूँ, जो भी है, वट एवर, हमने काम करना है अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए काम करना है। चढ़ते पंजाब दे पंजाबी भाइयों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? और मैं उन्होंने ये कहना चाहता कि पूरा पाकिस्तान ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। अगर ज़रूरत पई तो साड़ी फौज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। लाल किले पे आप देखो निशान साहब का लहराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचे कि कोई यहाँ से कहे जाए पार्लियामेंट पे कोई और झंडा लहरा है, यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रैक्टर से जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जंगें तैयारी करने की जरूरत